हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमालगमेशन के जो एमसीक्यू। अब देखो, अमालगमेशन में आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू है, उसमें मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था उसमें से ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन, गुडविल कब आती है, ये सब आप एक बार समझ लो और उसमें समझोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में जल्दी से समझ में आएगा और तुरंत टिक कर सकते हो। इफ amalgamation is in the blank, the general reserve or profit loss account balance sheet will not be shown in the balance sheet. ओके, मतलब देखो अमालगमेशन में क्या बोला है कि इफ द अमालगमेशन इज इन, मतलब अमालगमेशन कौन से नेचर का हो। ओके, कौन से नेचर का हो तो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल नॉट बी सोन इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी, ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यू कंपनी। ओके, चलो, नॉट सोन लिखा है मतलब आप दिखाओगे नहीं। तो आप कौन सी मेथड में जो रिजर्व और सरप्लस है ओल्ड कंपनी का, वो न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, तो वो होता है नेचर ऑफ परचेस मेथड। ठीक है, देखो याद करो, नेचर ऑफ परचेस मेथड में मैंने आपको क्या बोला था, नेचर ऑफ परचेस मेथड में पुरानी कंपनी की कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस न्यू कंपनी नहीं लेती। दो मेथड होती है, ठीक, एक तो है नेचर ऑफ, मतलब नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा है नेचर ऑफ परचेस। अब आपके पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो इस मेथड में हम कंसीडर करते हैं और इस मेथड में हम नई बैलेंस शीट में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, बस इतना याद रखो। ओके, और ये नेचर ऑफ मर्जर को दूसरे टर्म में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ये वर्ड भी याद रखो, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। चल, while the calculating the purchase price, okay, following value of share, following value of the assets are considered। कौन सी एसेट के वैल्यू को कंसीडर करते हैं जब आप वैल्यूएशन करते हो तो। ठीक है, तो यार देखो सीधी बात है, अगर आप अमालगमेशन में क्या करते हो, दो कंपनी को मर्ज करते हो और न्यू कंपनी बनाते हो। ठीक है, तो जो पुरानी कंपनी की जो एसेट है और जो भी लायबिलिटी है वो हम न्यू फिक्स वैल्यू पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, न्यू फिक्स वैल्यू मतलब ये दो कंपनी जब अमालगमेशन होती है तो उन दोनों के बीच में कुछ नेगोशिएशन, बातचीत होती है और उसके हिसाब से एक वैल्यू फिक्स किया जाता है और फिर उसी हिसाब से आपको एसेट, नेट एसेट और आप परचेस प्राइस फाइंड करते हो। ठीक है, तो मतलब परचेस प्राइस आप उसी बेस पे निकालते हो, न्यू वैल्यू के हिसाब से, न्यू फिक्स वैल्यू के हिसाब से। अंडर द अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके, द अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट appear in the books, it is shown under the heading of, okay, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग में दिखाते? तो देखो बैलेंस शीट की कौन सी हेडिंग में दिखाएंगे, तो नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे, अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, अगर हो सके तो यहाँ पर अदर वर्ड भी लिख देना। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड हम दिखाते हैं अदर नॉन करंट एसेट की हेडिंग के नीचे। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखो, अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ गए। In the balance sheet of A and B Limited, 10% debenture rupees 48,000 and 24,000। ओके, मतलब देखो दो कंपनी है A और B और उसकी बैलेंस शीट में 10% के डिबेंचर दिख रहे हैं। ओके, और वो डिबेंचर है 48,000 और 24,000। अब यहाँ पर क्या बोला, ए बी लिमिटेड जो है वो अभी अमालगमेशन हो रही है, उसका ए और बी कंपनी बन रही है। देखो यहाँ पर बोला भी है कंपनी दोनों एक साथ अपनी बिजनेस को ज्वाइंट कर रहे हैं। ओके, और फिर टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। ओके, 10% डिबेंचर ऑफ ए एंड बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय ए बी लिमिटेड issuing such number of 12% डिबेंचर of ₹100 each, so maintain same amount of interest। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट।
ये लाइन लिखी होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डिबेंचर है ना 10% के, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिलता है ना उतना ही इंटरेस्ट अभी 12% डिबेंचर पे मिलना चाहिए। मतलब देखो अभी नई कंपनी क्या करेगी पता है, पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर एक्सचेंज करके देगी। मतलब अभी एबी कंपनी क्या करेगी, एबी कंपनी क्या करेगी, इन दोनों के डिबेंचर होल्डर को अपने डिबेंचर दे देगी, और वो जो अपने डिबेंचर देगी ना वो 12% के हिसाब से देगी। तो अगर वो अपने डिबेंचर 48,000 पे ही समझो माना के दे दिया, तो ए शेयर होल्डर जो है ना, ए कंपनी के ए कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर है ना उनको फायदा हो जाएगा। क्या फायदा हो जाएगा, देखो इसके ऊपर पहले उनको कितना इंटरेस्ट मिलता था 10% के हिसाब से 4800, जो कि अब अगर 48,000 के ऊपर अगर आप 12% के हिसाब से देखोगे तो 48,000 के हिसाब से 12% कितना होता है, 48,000 इंटू 12% कितना आता है 5760। मतलब ये देखो इंटरेस्ट की अमाउंट है ना वो सेम आनी चाहिए, बोले कि इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होनी चाहिए। मतलब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है ना वो सेम आनी चाहिए। ये मैं आपको मतलब ये बता रहा हूं कि कहना क्या चाहते हैं ये लोग। तो अभी हमें यहां पर क्या करना है, देखो इन दोनों को पहले टोटल करना है, 48,000 प्लस 24,000 मतलब होता है 72,000। मतलब 72,000 पे जितना इंटरेस्ट बनता होगा ना, किसके हिसाब से, 10% के हिसाब से, ठीक है, उतना ही इंटरेस्ट अभी 12% के हिसाब से बनना चाहिए। तो नई कंपनी कितने डिबेंचर इश्यू करेगी वो आपको मिल जाएगा। देखो नई कंपनी के बुक्स में कितने डिबेंचर आएंगे, 60,000। अब आप चेक कर लो, देखो 72,000 पे 10% करो तो कितना आता है, 72,000 पे 10% 7,200। मतलब ये दोनों कंपनी के डिबेंचर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7,200 मिलेगा, ठीक है। और वही इंटरेस्ट आप 60,000 पे कंसीडर करो, 60,000 पे 12% कर लो, 7,200। देखो मतलब इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है ना सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ना कि ज्यादा ना कि कम। समझ रहे हो? तो यही सेम चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। तो आप बस एक ही काम करो, पुराना परसेंटेज को ऊपर रखो, नया परसेंटेज को डिवाइड में रख लो, आंसर आ जाएगा 60,000। देख लो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और थियरिकल टॉपिक आ गया। देखो इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको थियरी एकदम ध्यान से पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अमालगमेशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है, लेकिन इन नेचर ऑफ मर्जर। अभी देखो मैंने आपको कुछ समझाया था रेगुलर क्लास में, कि मैंने आपको ये बताया था कि आप जब मर्जर मेथड फॉलो करते हो ना, ठीक है, तो 5 कंडीशन होती है। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, 5 कंडीशन होती है, और ये 5 कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो ना, ओके, अगर 5 कंडीशन सभी एकदम सही तरीके से फॉलो हो जाए ना, तो ही आप मर्जर मेथड को फॉलो कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ओके। और अगर ये 5 कंडीशन अगर एक भी फॉलो नहीं होती, एक भी फॉलो नहीं होती, तो समझो आप कौन सी मेथड पे चले जाओगे, परचेस मेथड पे। और एक खास चीज और याद रखो, जहां पर मर्जर मेथड फॉलो होती है वहां पर अगर क्वेश्चन परचेस मेथड से करना हो तो कर सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां पर मर्जर मेथड अगर फॉलो हो रही है तो वो परचेस मेथड भी फॉलो होगी, क्योंकि परचेस मेथड को कोई रूल्स की जरूरत नहीं है, वो कभी भी फॉलो कर सकते हो। मर्जर मेथड फॉलो करने के लिए 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और ये 5 रूल्स में से आपको यहाँ पर वही पूछा है कि नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा रूल्स करेक्ट नहीं। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। चलो देखो, शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट, देखो यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड आना चाहिए, एटलीस्ट 90% फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये लोग कि जो जो दो कंपनी का अमालगमेशन होकर नई कंपनी बनती है ना,
तो उसमें एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के नई कंपनी में क्या होने चाहिए, शेयर होल्डर होने चाहिए, एटलीस्ट 90%। मतलब 90% या 90% से ज़्यादा शेयर होल्डर जो ए और बी कंपनी के थे वो नई कंपनी जो है ए बी लिमिटेड उसके अंदर कंटिन्यू होने चाहिए। तो ये तो सही है ना, ये तो सही है, मतलब ये करेक्ट है। अब देखो नॉट करेक्ट ढूंढना है। चलो फिर दूसरा बोला, द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंड टू बी कैरिड आउट ऑन आफ्टर द अमालगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ये भी सही है कि अगर पुरानी कंपनी का जो भी बिजनेस होगा, जैसे ए और बी कंपनी का जो भी बिजनेस है, ए और बी कंपनी का जो भी बिजनेस है, वो बिजनेस ए बी लिमिटेड जो नई कंपनी बनेगी उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जैसे आपको पता है वोडाफोन और आइडिया का जब अमालगमेशन हुआ तो वोडाफोन और आइडिया का जो बिजनेस है वो वीआई कंपनी, मतलब वोडाफोन आइडिया जो है वो मर्ज होके अमालगमेशन होके वीआई बन गई, तो उसने वही बिजनेस को कैरी आउट किया ना, तो वो नेचर ऑफ मर्जर मेथड को फॉलो किया होगा, ठीक है उन्होंने। तो बिजनेस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं रख रहे हो आप, वही बिजनेस जो पुरानी कंपनी का था, तो फिर आप परचेज मेथड फॉलो करो, मर्जर मेथड नहीं कर सकते। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, देखो ये ट्रांसफरर कंपनी कौन होती है, ओल्ड कंपनी जो मतलब अमालगमेशन हो रही है, बिकम आफ्टर द अमालगमेशन द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी एक्सेप्ट द कैश एंड बैंक। देखो ये गलत लिख दिया, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहां तक क्वेश्चन होता ना तो सही हो जाता, यहां पर एक्सेप्ट कैश और बैंक लिख के छोड़ दिया तो ये गलत हो गया। बिकॉज रूल्स ये कहता है कि जो पुरानी कंपनी की जितनी भी एसेट है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ओके, वो नई कंपनी के अंदर एसेट एंड लायबिलिटी बननी चाहिए, एसेट एंड लायबिलिटीज बननी चाहिए सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जबकि इन्होंने क्या बोला कि कैश और बैंक को छोड़ के उन्होंने क्या कर दिया, सभी एसेट और लायबिलिटी को ले लिया। तो बस ये एक रीजन उन्होंने जो लिखा है ना उसके कारण गलत हो गया ये, ठीक है, और इसके कारण ही ये गलत हो गया, ध्यान रखना। तो ये पूरा अपना आंसर है वो, ठीक है, ये नॉट करेक्ट है क्योंकि आपको क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा, ये गलत है, ओके। और लास्ट वाला भी पढ़ ही लेते, ठीक है, समझ में तो आ जाए। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक्स वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी, ओके। देखो ये तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का होता है ना, तो पुरानी कंपनी की जो भी एसेट एंड लायबिलिटी है उसमें कोई भी चेंज करने का इंटेंट नहीं होना चाहिए, सेम अमाउंट पे, सेम बुक वैल्यू के अमाउंट पे ही आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी, मतलब जब पुरानी कंपनी की एसेट जो भी है उसी एसेट की उसी वैल्यू को दिखाना पड़ेगा नई कंपनी की बुक्स में, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन ही गलत था, वो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है कि आपको नानी एंड नाना लिमिटेड अमालगमेटेड हो रही है विद ईच अदर एंड नाना नानी लिमिटेड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब दो कंपनी मर्ज हो रही है। टेक ओवर द बिजनेस ऑफ नानी एंड नाना लिमिटेड, टोटल एसेट ऑफ द बोथ कंपनी 40 lakhs एंड टोटल लायबिलिटी ऑफ द बोथ कंपनी 16 lakhs। अच्छा, दोनों कंपनी की टोटल एसेट जो है ना वो 40 लाख है और टोटल लायबिलिटीज जो है ना वो है 16 लाख, मतलब 24 लाख का तो क्या हो गया, नेट एसेट हो गया, ओके। अब नाना नानी लिमिटेड वॉज पेड 2 lakhs मोर, ज्यादा दे रहे, एंड नानी लिमिटेड, ठीक है, और 1 lakhs लेस टू नाना लिमिटेड, ओके। मतलब देखो एक कंपनी ज्यादा दे रही है, अगर ज्यादा दे रही है तो वो क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी, मतलब 2 लाख की गुडविल दे रही है एक कंपनी को और दूसरी कंपनी को पैसे कम मिल रहे हैं, मतलब उसके लिए कैपिटल रिजर्व हो गया तो वो 1 लाख माइनस कर देंगे, गुडविल प्लस कैपिटल रिजर्व माइनस नेट एसेट में, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 lakhs। और ये जो 25 lakhs है ना वो आपका क्या हो जाएगा, परचेज कंसीडरेशन, ओके।
तो ये 25 लैक्स आपका परचेस कंसिडरेशन आ गया, देख लो। और वही तो फाइंड करना था, फाइंड आउट द टोटल परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बोला कबीर एंड बिरबल लिमिटेड अमालगमेट हो रही है 1/4/2022 को। न्यू कंपनी अकबर लिमिटेड बन रही है, was formed to take over the business of the existing company and accept the balance sheet as under। अच्छा, कबीर के पास इक्विटी शेयर है और रिजर्व सरप्लस में आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है ना वो थोड़ा ऊपर चला गया, वो समझ जाना। ओके चल, आपको क्या बोला, स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन 2 more year। ओके, and what amount should be recorded as a amalgamation adjustment account in Akbar Limited in case of amalgamation of the purchase method। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बस आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बस आपको छोटा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि परचेस मेथड जो थी ना, परचेस मेथड में अगर आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व को मेंटेन करना है 2 और साल, तो आपको अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता था। क्या बनाना पड़ता था? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। और वो अमालगमेशन एडजस्टमेंट में वही अमाउंट आता था जो स्टैट्यूटरी रिजर्व का होता है। अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व में कौन कौन होते हैं पता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व में देखो ये जो 2 अमाउंट है, इन कहाँ गया, ये रहा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। मतलब ये अमाउंट ही आपकी स्टैट्यूटरी रिजर्व में आएगी। एक सेकेंड, ये अमाउंट ही आपकी स्टैट्यूटरी रिजर्व में आएगी। एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नया नहीं करना, इन दोनों को टोटल करके बताना है 80,000, और यही 80,000 अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में होता है। ये रहा आंसर, समझे? स्टैट्यूटरी रिजर्व पता लगाना। और स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं ये मैंने लगभग आपको सारे स्टैट्यूटरी रिजर्व बताए हुए हैं। ठीक है, आप मेरे डिटेल लेक्चर में जाके देखो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू करोगे तो वो रट्टा मारने बराबर ही होगा। ठीक है, एमसीक्यू कभी पढ़े नहीं जाते, एमसीक्यू को समझा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि एमसीक्यू सिर्फ पढ़ के चले जाएंगे पास हो जाएंगे। ये तो भला है यूनिवर्सिटी का कि एमसीक्यू एक जैसे रिपीटेडली पूछ रहे, अदरवाइज जिस तरीके से मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, ये जो आपको मैं एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लेवल के अगर एमसीक्यू पूछे ना तो स्टूडेंट्स की हालत तक खराब हो जाएगी। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेस मेथड द अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू। ओके चलो, क्या बोला, नेचर ऑफ परचेस मेथड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं किसके लिए? अभी तो बताया, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम किसके लिए ओपन करते हैं? बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर। ओके, सही बात है ना। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? परचेस मेथड में। चल, अंडर द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, देखो आया पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड मतलब नेचर ऑफ मर्जर मेथड। ओके, वेयर इट विल बी एडजस्टेड इफ द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एंड डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन पेड। ओके, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो आपका अमाउंट होता है, ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया था। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, मैंने आपको करवाया था कि अगर आपका नेचर ऑफ मर्जर मेथड है, नेचर ऑफ मर्जर मेथड। ओके, एक सेकेंड, देखो नेचर ऑफ मर्जर मेथड जो था ना, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो कंपनी का ट्रांसफरर कंपनी का जो भी आपका कैपिटल है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ओल्ड कैपिटल, और डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन पेड माइनस आप परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, याद करो, जब नेचर ऑफ मर्जर मेथड का मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने आपको इस टाइप की कैलकुलेशन करवाई है कि ओल्ड कैपिटल माइनस परचेस कंसिडरेशन, और ये अमाउंट जो है ना वो नेगेटिव आता है हमेशा। और अगर ये नेगेटिव आता है ना तो वो कौन से रिजर्व के सामने एडजस्ट होता है? तो जनरल रिजर्व ऑफ
ट्रांसफररी कंपनी। ओके, जो कंपनी का जनरल रिजर्व है, फिर पीएनएल अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपका रेवेन्यू रिजर्व है उसके सामने ट्रांसफर होता है, मतलब उसके सामने ये एडजस्ट होता है, इसके सामने क्या होता है, एडजस्ट होता है। तो यहां पर आपको बोला है ये रहा द जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। ओके, ये होता है नेचर ऑफ मर्जर में। और अगर सेम चीज पूछते नेचर ऑफ परचेस के लिए, तो पता है क्या पूछते, नेचर ऑफ परचेस के लिए पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, नेट एसेट और परचेस कंसिडरेशन। ओके, उसका डिफरेंस कहां जाता है, नेट एसेट और परचेस कंसिडरेशन, इसका डिफरेंस क्या आ जाता है। तो अगर इसमें अगर ज़्यादा पेमेंट करते हैं, मतलब समझो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं और अगर ज़्यादा पेमेंट करते हैं, ठीक है, अगर पेमेंट ज़्यादा करते किससे, नेट एसेट से, अगर आपने परचेस कंसेशन ज़्यादा पे कर दिया तो फिर क्या हो जाएगी, गुडविल। और अगर नेट एसेट से अगर परचेस कंसेशन कम पे किया तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर गुडविल और कैपिटल रिजर्व तभी आ सकता है जब परचेस मेथड हो, और पूछा होगा क्या, नेट एसेट और कंसिडरेशन दोनों का डिफरेंस। ओके, नेट एसेट और कंसिडरेशन दोनों का डिफरेंस पूछा था। यहां पर क्या पूछा था, ओल्ड कैपिटल और परचेस कंसेशन, इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इसलिए बी आंसर आएगा। चलिए, अब देखो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि अभी परचेस मेथड है और डिफरेंस किसके बीच में, बोला परचेस कंसिडरेशन और नेट एसेट। बताओ अभी आंसर क्या आएगा, देखो ये रहा गुडविल। देखो समझा हुआ तो कितना इजी लगता है। अभी जस्ट मैंने समझा इसके पहले वाले को टॉपिक में कि अभी क्या आंसर आएगा, ठीक है। ओके, और ये देखो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में किया है, ऐसा नहीं कि हम मतलब सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने बोला था आपको लॉन्ग क्वेश्चन करोगे उससे ही एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू कोई करने की चीज़ नहीं होती। आपने लॉन्ग क्वेश्चन में जो एनालिसिस करते हो, जो देखते हो, जो रिसर्च करते हो, जो समझते हो, वही चीज़ तो एमसीक्यू में होती है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाले एमसीक्यू के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।